प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार। आज के इस क्लास में हम लोग मनुष्य के आहार नाल से संबंधित विस्तृत बातों की जानकारी ग्रहण करेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य भोजन ग्रहण करता है और किस प्रकार से अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है और व्यर्थ यानी बेकार यानी अपचा भोजन किस प्रकार से शरीर से बाहर निकल जाता है। इनसे जुड़ी तमाम बातों की जानकारियां ग्रहण करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मनुष्य का आहार नाल किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं और आहार नाल है क्या, कहां से कहां तक को आहार नाल कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुख और मुख गुहा से संबंधित बातों की जानकारियां प्राप्त किया था कि ये मुख गुहा में कितनी दांत होते हैं, दांत का क्या कार्य है, दांत की साफ सफाई किस तरह से करनी चाहिए, अगर नहीं किए तो फिर क्या होता है, दांत सड़ जाता है। फिर जीभ के बारे में जाना था। जीभ पर भी कुछ अंकुर निकले होते हैं जिसे स्वाद कलियां कहते हैं। अब है कि आहार नाल से संबंधित जो भी बातें हैं, यानी कि भोजन देखिए मुख में प्रवेश करता है और भोजन का जो पाचन होता है वो मुख से ही प्रारंभ होता है। इसमें देखिए एक लार ग्रंथि है, ये जो रचना देख रहे हैं, और लार ग्रंथि से लार का स्राव होता है और वह भोजन में क्या होता है, सन जाता है, मिल जाता है। धीरे धीरे भोजन क्या होता है, ट्रैकिया से होते हुए, सबके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, कंठ द्वार, निगल द्वार, फिर उस पर जो सेप्टम होता है उसके विषय में पूरा डिटेल बात करेंगे। पहले थोड़ी सी चर्चा मैं इसके बारे में कर दूं। फिर वो ग्रास नली में आता है जहां की क्रमाकुंचन होता है, यानी वो शिथिलन और सिकुड़न होता है ताकि धीरे धीरे भोजन जो है वो कहीं सरक करके आमाशय में चलाता है। ये देखिए आमाशय है, यहां लिखा हुआ भी है। ये जो आकृति देख रहे हैं ये आमाशय का है, पेट जिसको वास्तव में बोलते हैं, है ना। सबके विषय में हम लोग अभी इन डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ये देखिए बड़ा सा जो आकृति है ये यकृत है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, जिसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। इसी और यकृत से पित्त निकलता है। पित्त की थैली जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, ये काली संरचना जो है उसमें ये जमा रहता है। पित्त से क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। फिर आमाशय से भोजन चला जाता है पच करके कहां, कुछ पाचन होता है, जठर रस निकलता है जठर ग्रंथि से, और वो छोटी आंत में चला जाता है। ये देखिए जो दिख रहा है, ये जो अंदर वाला जो है ये छोटी आंत में जाता है। फिर छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन चला जाता है किसमें, बड़ी आंत में चला जाता है। कहां जाता है, बड़ी आंत में जाता है, कोलन जिसको बोल रहे हैं। बड़ी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत में क्या होता है, अपचा व्यर्थ कई पदार्थ वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में फिर उससे जो ये जल होता है, जल का भी जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण होता है, और फिर जो है रेक्टम के द्वारा शरीर से अपचा पदार्थ बाहर निकल जाता है। फिर बड़ी आंत के से ही जुड़ा हुआ एक अपेंडिक्स है संरचना, जो कि शरीर में उसका कोई कार्य नहीं है, फिर भी वो है। तो इस तरह से भोजन मुख से प्रवेश करता है और ये आहार नाल से होते हुए भोजन का पाचन होता है।
पाचन के बाद अवशोषण होता है, और अवशोषण के बाद जो व्यर्थ पदार्थ होता है, अपचा पदार्थ होता है, जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है बाबू, वो शरीर से रेक्टम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये तो हम लोग इसके बारे में सिनॉप्सिस हम लोगों ने देखा। अब इन डिटेल बात करते हैं एक एक अंग का, और वो किस प्रकार से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है और बहिष्करण की क्रिया होती है। सब कुछ हम लोग देखते हैं इन डिटेल में। देखिए, ग्रसनी, हम लोग बात कर रहे हैं किसका? ग्रसनी, फैरिंग्स, है ना, फैरिंग्स की बात कर रहे हैं, यहां पर है। अब आइए इसके बारे में पहले जानते हैं कि मुख गुहा का, ये देखिए मुख गुहा है, और मुख गुहा से जैसे ही बढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा लैरिंग्स, ये वाला भाग। तो उसके विषय में पहले पूरा जानते हैं, फिर हम फिगर पर आएंगे कि मुख गुहा का जो पिछला भाग है, मुख गुहा का पिछला भाग जो है वो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी। और ग्रसनी में 2 छिद्र होता है बाबू। कितना छिद्र होता है? 2 छिद्र होता है। एक है निगल द्वार, जिधर से हम भोजन निगलते हैं, यहीं पर की बात हो रही है अभी, मुख गुहा से जस्ट उसका पिछला भाग पर बात हो रही है। यहां पर निगल द्वार, यह आहार नाल के अगले भाग यानी ग्रास नली में खुलता है। कहां खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। और दूसरा जो होता है वो कंठ द्वार है, ग्लॉटिस है, यह श्वास नली यानी ट्रैकिया में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एपीग्लॉटिस। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो यही एपीग्लॉटिस क्या करता है? कंठ द्वार को ढक लेता है। क्या करता है? ढक लेता है, जिससे भोजन क्या होता है? श्वास नली में नहीं जाता है, ट्रैकिया में नहीं जाता है, तो किसमें जाता है? किसमें जाता है? ग्रसनी में जाता है। किसमें जाता है? आपका भोजन वहां से, यहां से 2 रास्ता है। एक श्वास का नली है जो फेफड़ा में जाता है, और एक भोजन का नली है जो कि कहां जाता है? आमाशय में जाता है। तो हम लोग क्या देखे यहां पर कि एक कंठ द्वार है, और कंठ द्वार में एक एपीग्लॉटिस नामक रचना होती है, पट्टी होती है, जो क्या करता है? कंठ द्वार को बंद कर देता है, और श्वास नली यानी ट्रैकिया में भोजन नहीं जाने देता है। उसमें चूंकि वायु जाता है, नाक से वो जुड़ा होता है, एक मुंह से जो है वो निगल द्वार है ना। और निगल द्वार का जो अगला भाग है वो क्या है? ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली है ना। आइए एक बार फिर से फिगर को जरा देख लेते हैं। यहां पर की बात हो रही है ये वाला भाग है ना, यहीं से आपका निगल द्वार और कंठ द्वार, कंठ द्वार में एपीग्लॉटिस क्या करता है? सट जाता है, और वायु मार्ग को वो बंद करता है ना, ताकि उसमें भोजन नहीं चले जाए। तो भोजन जाता कहां है? निगल द्वार के द्वारा कहां पहुंच जाता है? ग्रास नली में पहुंच जाता है, और ग्रास नली में क्रमाकुंचन होता है, और तब भोजन चलाता है फिर कहां? आमाशय में। कहां आता है? पेट में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बारी बारी से फिगर को देखते हुए समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आइए ग्रास नली। ग्रास नली में देखिए क्या होता है कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ठीक है ना बाबू?
भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली में क्या होता है, क्रमाकुंचन होने लगता है, यानी ग्रास नली सिकुड़ने और फैलने लगता है, हलचल पैदा होता है। और हलचल जैसे ही पैदा होता है भोजन सरक करके वो नीचे जाता है। अगर ये क्रमाकुंचन नहीं होगा ग्रास नली में तो भोजन नीचे सरक करके नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्रमाकुंचन होता है और क्रमाकुंचन होने से भोजन क्या होता है, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। और ग्रास नली से भोजन कहां जाता है, आमाशय में जाता है। हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव है। आगे है कि आमाशय, जिसको कि हम लोग पेट कहते हैं, कहां पर होता है उस पर भी बात करते हैं। आमाशय एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर, ये जो देखिए हाथ रखे हुए हैं, ये पोर्शन जो है यही पेट है, इधर नहीं है पेट। इधर जो है ये जो हाथ रखे हैं यहां पर यकृत है, लीवर है, जिसका वजन 1.5 kg होता है। ये जो पार्ट है बायां हाथ जहां पर आप पेट पर रखते हैं वही वास्तव में आमाशय है, ठीक है ना बाबू। और ये अनुप्रस्थ दिशा में इस तरह से यहां तक फैली हुई है। आमाशय का अग्रभाग देखिए, आमाशय का 3 भाग है। आमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है, और पिछला भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। आमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, कार्डियक भाग। पिछला भाग क्या कहलाता है बाबू, पाइलोरिक भाग। और पिछला भाग और पाइलोरिक भाग के बीच का जो भाग होता है उसको फुंडिक भाग कहते हैं, है ना। किसको क्या कहते हैं, फुंडिक भाग कहते हैं। इसमें आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि होती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है। क्या होता है, जठर रस निकलता है। और आमाशय में भोजन का स्वरूप कैसा होता है, गाढ़े लेई के जैसा होता है, गाढ़े लेई के जैसा होता है, जिसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और काइम पाइलोरिक भाग जो पिछला भाग है, पाइलोरिक भाग छिद्र के द्वारा कहां चला जाता है, छोटी आंत में पहुंचता है। अब आइए हम लोग फिर से एक बार चलते हैं, कहां, फिगर पर। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो है भोजन ग्रास नली से क्रमाकुंचन के माध्यम से कहां पहुंच जाता है, आमाशय में। ये देखिए क्या है, आमाशय, पेट जिसको बोलते हैं। और इसका अभी हम लोग 3 भाग पढ़े थे, है ना, पाइलोरिक भाग, फुंडिक भाग, तीनों जो पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है कि आमाशय में जठर रस के द्वारा, जो जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, भोजन का कुछ हद तक पाचन, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, कुछ हद तक होता है। और यहां पर भोजन एक लेई की तरह बन जाता है, पेस्ट की तरह बन जाता है। और उस लेई को, उस पेस्ट को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और काइम फिर जो है क्या होता है, आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है, इसमें चला आता है। अब छोटी आंत में जो है वो मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। आइए उस पर हम लोग फिर बात करते हैं। चलिए, छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत के विषय में जरा जानकारी ग्रहण करते हैं कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आपसे पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत है। और इसकी लंबाई कितनी होती है बाबू, 6 मीटर होती है। और छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम होता है। मैं आपको बता दूं, इलियम में ही भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, जो छोटी आंत का तीसरा भाग है।
और पाचन होने के बाद इलियम में ही भोजन का अवशोषण भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो भी एसेंशियल चीज है, जो भी आवश्यक चीज है, वो सब का सब क्या होता है, इलियम के द्वारा छोटी आंत में ही अवशोषित कर लिया जाता है। हमने लिखा भी है कि छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है और पाचन समाप्त हो जाता है। ठीक है ना बाबू। अब देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। कहां अवशोषण होता है? तो इलियम में होता है, छोटी आंत में होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत के भी तीसरा भाग जो है वो इलियम में होता है, और इलियम में ही इसका महत्वपूर्ण भाग है। भोजन का फाइनली एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण हो जाता है ना। और यहां जो छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? पित्त। किसके द्वारा होता है? पित्त। पित्त कहां से स्राव होता है? यकृत से, लीवर से। अग्न्याशयी रस कहां से स्राव होता है बाबू? अग्न्याशय से। और आंत्र रस कहां से स्राव होता है? आंत ग्रंथि से। यानी कि छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, उसमें भी इलियम में। किसके मदद से? पित्त के मदद से, अग्न्याशयी रस के मदद से, आंत रस के मदद से भोजन का फाइनली पाचन होता है बाबू, है ना। और यहीं पर अवशोषण भी होता है। दोनों बात जान लीजिए। अब यकृत का क्या कार्य है? यकृत क्या है, तो उस पर जरा पहले हम लोग फिगर को देखते हैं। छोटी आंत तक भोजन आ गया, पाचन भी हो गया, है ना। छोटी आंत भोजन कहां है? छोटी आंत में। अभी तक भोजन कहां तक पहुंचा? छोटी आंत में, जहां की उसका अंतिम रूप से पाचन हो जाता है और अवशोषण भी इलियम में हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो है यकृत, है ना, यहां पर देखिए, ये जो जहां पर हाथ रख रहे हैं ये क्या है? यकृत है, लीवर है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका वजन 1.5 kg होता है। याद रखिएगा, लगभग 1.5 kg के बराबर ये यकृत का वजन होता है एक वयस्क मनुष्य में। और इस यकृत से पित्त का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? पित्त का स्राव होता है। और ये पित्त की थैली देखिए यहां पर है, जिसको कि पित्त की थैली या पित्ताशय कहिए, या अंग्रेजी में इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। यही गॉल ब्लैडर में पित्त जमा होता है ना। आइए इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है बाबू। यकृत, लीवर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, लीवर है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो देखिए ये पोजीशन में होता है, कपाल की स्फेनाइड हड्डी के बीच में जुड़ा होता है। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार लगभग कितना होता है? 1.5 kg होता है। जो उदर के ऊपर, उदर ये हुआ, ऊपर दाहिनी भाग में देखिए, है ना, ये पोजीशन पर होता है क्या? यकृत होता है। इससे पित्त का स्राव होता है और जो पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर में जमा रहता है। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। भोजन कहां तक पहुंचा था? याद रखिएगा, कहां पहुंचा था? छोटी आंत में। उसके बाद फिर देख लेते हैं फिर बड़ी आंत और किस प्रकार से अवशोषण होगा, फिर शरीर से बाहर निकलता है। अब है अगला जो संरचना है आहार नाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संरचना, वो है अग्न्याशय। आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की, अग्न्याशय का रंग कैसा होता है बाबू? पीले रंग की होती है। एक ग्रंथि होती है
जो अगन्याशय कहलाती है। फिगर में भी देख लेते हैं हम लोग। अगन्याशय से अगन्याशयी रस का स्राव होता है और इस अगन्याशयी रस में क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज नामक एंजाइम इसमें रहता है ना। क्या होता है? फिर से देखिए, आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो अगन्याशय कहलाती है। अगन्याशय से अगन्याशयी रस का स्राव होता है ना, जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लिएज नामक एंजाइम रहता है। आइए फिगर में देख लेते हैं कि कहां पर अगन्याशय है। देखिए, ये जो संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं, ये संरचना क्या है? अगन्याशय है। देखिए ये दिखा हुआ है ना, ये अगन्याशय है और ये हल्के पीले रंग की होती है और इसी से अगन्याशयी रस का स्राव होता है ना। चलिए, अब है आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है बाबू आंत ग्रंथियां। और ये आंत ग्रंथियां कहां होती है? आंत ग्रंथियां छोटी आंत में होती है। कहां होती है आंत ग्रंथियां? छोटी आंत में होती है। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती है जिन्हें आंत ग्रंथियां कहते हैं। और आंत ग्रंथियों से किसका स्राव होता है? आंत्र रस का होता है, या अंग्रेजी में इसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। आंत ग्रंथियां कहां होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में आंत्र ग्रंथियां होती है और आंत ग्रंथियां से जो स्राव होता है, सिक्रेशन होता है, उसको आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और ये भी भोजन के पाचन में मदद करता है। चलिए आगे है, अब आ जाएगा, आइए बड़ी आंत। भोजन कहां पहुंच गया? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जो पहुंचा वो अपचा और व्यर्थ बेकार पदार्थ पहुंचा। जो भी भोजन का पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, सब का सब इलियम में यानी छोटी आंत में हो गया। बड़ी आंत में क्या होता है? सिर्फ इसके साथ जो अतिरिक्त जल है, जल का बिल्कुल अवशोषण कर लिया जाता है और बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। आइए इसके बारे में जाने जरा कि छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग जो होता है वो बड़ी आंत में खुलती है। यानी छोटी आंत कहां जाके खुलती है? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत दो भागों, एक कोलन और दूसरा मलाशय में बढ़ जाता है। बड़ी आंत किस में बढ़ जाता है? दो, एक कोलन और दूसरा मलाशय में बटा होता है। बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जो जोड़ होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सीकम कहते हैं। और सीकम के शीर्ष पर दाहिने साइड में नीचे अंगुली नुमा संरचना होती है जिसको कि अपेंडिक्स कहते हैं। और अपेंडिक्स का शरीर में कोई काम नहीं है। यहां तक ये कहिए कि अपेंडिक्स दुख और दर्द देने के लिए है। जब हम लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, उस स्थिति में भोजन का कुछ कण इसमें चला जाता है और जाने के बाद वह क्या होता है? पक जाता है, उसमें घाव हो जाता है और वो दर्द का कारण बन जाता है। अंत में क्या होता है? डॉक्टर साहब के यहां जाते हैं और सर्जरी के माध्यम से इसको निकाल देते हैं और इससे शरीर को कुछ नहीं बिगड़ता है। सिर्फ जो सर्जरी में जो लॉस हुआ, क्योंकि इसका शरीर में कोई काम नहीं रहता, हमने लिख भी दिया जिसका कोई कार्य नहीं है। बड़ी आंत में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल जो होता है वो अवशोषित होता है ना। और अंत में अपचा भोजन क्या होता है? मल के रूप में मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए देखते हैं कि सीकम
और अपेंडिक्स का पोजीशन क्या है फिगर में देखते हैं, है ना। यहां पर देखिए ये जो जगह है, देखिए यहां पर देखिए यही है सीकम। यहां पर छोटी आंत बड़ी आंत में प्रवेश करता है। ये सब बड़ी आंत है, देखिए ये बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है ना। और यहीं पर देखिए ये जो उंगली नुमा संरचना दिखाई पड़ रही है, ये अपेंडिक्स है दाहिना साइड में नीचे की तरफ। और यहां पर क्या होता है कि इससे अपचा भोजन बड़ी आंत में चलाता है और बड़ी आंत में भोजन के साथ जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण करके, है ना, और रेक्टम के द्वारा, मलद्वार के द्वारा शरीर से अपचा भोजन बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने मानव आहार नाल के विषय में सीखा कि किस प्रकार से मुख गुहा, मुख के द्वारा भोजन प्रवेश करता है और किस तरह से होकर के शरीर में पाचन होता है, अवशोषण होता है और जो बेकार पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। और आज यह चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उसको भी देखेंगे, है ना, और फिर आगे का चैप्टर ये करेंगे। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।